अक्सर देखा जाता है कि जब सामने कोई मनपसंद और बेहद स्वादिष्ट व्यंजन हो, तो क्षमता से थोड़ा अधिक खा लेना एक मानवीय स्वभाव है। हाँ बिल्कुल। किसी शानदार दावत के बाद एक बहुत ही आम और असहज समस्या का सामना करना पड़ता है। सही कहा। पेट में तेज जलन, खट्टी डकारें या जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है जिसका अनुभव कभी ना कभी हर किसी ने किया ही होगा। एकदम किया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पेट में ये उथल-पुथल मच रही हो, तो इसका सबसे वैज्ञानिक और अचूक उपाय क्या हो सकता है? वैसे क्या ऐसी स्थिति में नींबू पानी का सेवन करना चाहिए या फिर सिरके का या फिर रसोई में रखे बेकिंग सोडा के घोल का? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये समझने वाले हैं कि हमारे शरीर के भीतर और बाहर रसायनों का ये खेल आखिर कैसे काम करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो सीधे विज्ञान की गहराइयों से आती है। हाँ, और आज का मुख्य विषय विज्ञान की एक बहुत ही मूलभूत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली त्रयी है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिन्हें हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। हमारा प्राथमिक मिशन आज ये है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में होने वाली इन जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को अत्यंत सरल भाषा में और विस्तार से समझाया जाए। क्योंकि अक्सर रसायन विज्ञान की किताबें नीरस लग सकती हैं, लेकिन आज हम ये डिकोड करेंगे कि ये रसायन सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये रसायन हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी रसोई के हर एक डिब्बे को, हमारे उद्योगों को और यहाँ तक कि हमारे शरीर के पाचन तंत्र को कैसे चलाते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस एसिडिटी वाले सवाल से ही करते हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि पेट में एसिडिटी का मतलब है कि पाचन तंत्र में अम्ला यानी एसिड की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो गई है। और ऐसे में अगर कोई नींबू पानी पीता है तो समस्या कम होने के बजाय और भयंकर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि नींबू में भी तो सिट्रिक अम्ला ही होता है ना। सही कहा। इसका सही और सटीक इलाज बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा एक क्षारक है। विज्ञान का ये एक बहुत ही सुंदर और सीधा नियम है कि क्षारक अम्ल के प्रभाव को पूरी तरह से काट देता है। सामान्य तौर पर स्रोत बताते हैं कि जो चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं वे अम्ल होती हैं, जैसे दही, नींबू या इमली। और इनका एक खास गुण ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और दूसरी ओर क्षारक वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और अगर इन्हें छुआ जाए तो ये साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन अम्लों और क्षारकों की पहचान करने के लिए हमें हमेशा किसी प्रयोगशाला के लिटमस पेपर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे प्राकृतिक सूचक यानी इंडिकेटर्स दिए हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। हल्दी का एक बहुत ही व्यवहारिक और जादू सा लगने वाला उदाहरण लेते हैं। हाँ, हल्दी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। किसी भी विवाह या समारोह में अक्सर ऐसा होता है कि नए सफेद कपड़ों पर मसालेदार सब्जी की ग्रेवी गिर जाती है। उस सब्जी में प्रचुर मात्रा में हल्दी होती है जो कपड़े पर एक गहरा पीला दाग छोड़ देती है। और जब उस कपड़े को धोने के लिए उस पर कपड़े धोने वाला साबुन रगड़ा जाता है तो वो पीला दाग अचानक लाल भूरे रंग में बदल जाता है। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेती है। लेकिन जैसे ही उस कपड़े को बहुत सारे साफ पानी से खंगाल दिया जाता है, साबुन का क्षारीय प्रभाव खत्म हो जाता है और वो दाग वापस पीला हो जाता है। ये तो वाकई ऐसा लगता है जैसे रसोई घर में ही रसायन विज्ञान का कोई जादू चल रहा हो। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि प्राकृतिक सूचकों के अलावा प्रयोगशालाओं में सिंथेटिक सूचकों का भी बहुत उपयोग होता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये भी अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलकर संकेत देते हैं। लेकिन एक और श्रेणी है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करती है। वो है गंधीय सूचक, जिन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो रंग से नहीं बल्कि अपनी गंध से बताते हैं कि उनके सामने अम्ल है या क्षारक। ये सच में बहुत अद्भुत है। गंधीय सूचकों का विज्ञान बहुत ही सटीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक विशिष्ट और तेज गंध होती है, लेकिन अम्लीय और क्षारीय माध्यम में उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट, बारीक कटी हुई प्याज या लौंग के तेल पर विचार करते हैं। प्याज की गंध कितनी तेज होती है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर प्याज के रस में कोई क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो प्याज की वो तीखी गंध
पूरी तरह से गायब हो जाती है। यानी कोई उसको सूंघ कर बता ही नहीं सकता कि वहां प्याज है। सही पकड़ा। वहीं दूसरी ओर अगर उसी प्याज के रस में कोई आंवला मिलाया जाए तो उसकी गंध में कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसी ही बरकरार रहती है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए प्रयोगशाला में रसायनों की पहचान करने के लिए ये गंधीय सूचक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण साबित होते हैं। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि रसायनों की असली कहानी सिर्फ उनकी पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि तब शुरू होती है जब वे एक दूसरे से या अन्य धातुओं से प्रतिक्रिया करते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोमांचक प्रयोगशाला परीक्षण का जिक्र है। हाँ, अगर किसी अम्ल, उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, के भीतर धातु के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाएं, मान लीजिए जिंक के टुकड़े, तो एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जिंक उस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैस के बुलबुले तेजी से उठने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस होती है। विज्ञान की दुनिया में इस गैस की पहचान करने का जो तरीका है, वो किसी करतब से कम नहीं है। जब इस गैस को साबुन के पानी से गुजारा जाता है और उन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, तो एक विशिष्ट ध्वनि पैदा होती है। उस ध्वनि को विज्ञान की भाषा में पॉप ध्वनि परीक्षण यानी पॉप साउंड टेस्ट कहा जाता है। अरे वाह! हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ उस बुलबुले के संपर्क में आती है, वो गैस एक छोटी सी पॉप या फटफट की आवाज के साथ तुरंत जल उठती है। ये सिद्ध करता है कि धातु और अम्ल के मिलने से हमेशा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी तरह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। वो है जब अम्ल का सामना धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है। सुनने में धातु कार्बोनेट एक बहुत भारी और जटिल रासायनिक शब्द लग सकता है, लेकिन ये हमारे भौतिक परिवेश में हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली सफेद चौक, इमारतों में लगने वाले संगमरमर के पत्थर और यहाँ तक कि पक्षियों के अंडों के कठोर छिलके, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग-अलग प्राकृतिक रूप हैं। और स्रोतों के अनुसार जब इन कार्बोनेट के रूपों पर अम्ला की कुछ बूंदें गिरती हैं, तो एक तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 बाहर निकलती है। इस CO2 गैस की उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए भी एक बहुत ही शानदार परीक्षण किया जाता है, जिसे चूने के पानी का परीक्षण कहते हैं। अगर इस निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के साफ और पारदर्शी पानी से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से गुजारा जाए, तो वो पानी बिल्कुल दूधिया रंग का हो जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई पारदर्शी कांच अचानक सफेद रंग में रंग गया हो। ये सब देखकर मन में ये सवाल उठता है कि अगर अम्ला और क्षारक अलग-अलग इतने शक्तिशाली है, तो क्या होगा जब वे दोनों आपस में ही टकरा जाएं? विज्ञान इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहता है। जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में मिलते हैं, तो वे एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इस रासायनिक युद्ध के अंत में जो परिणाम निकलता है, वो बहुत ही शांत होता है। लवण यानी नमक और जल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी रसायन, चाहे वे अम्ल हो या क्षारक, अपना ये विशिष्ट व्यवहार केवल और केवल जालीय माध्यम में ही क्यों दिखाते हैं। पानी के बिना ये रसायन लगभग निष्क्रिय रहते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई अम्ल पानी में घुलता है, तभी वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ उत्पन्न करता है। यही आयन अम्ल की सारी अम्लीयता या उसकी ताकत के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकती, उसे पानी की नमी चाहिए होती है। इसी तरह जब कोई क्षारक पानी में घुलता है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करता है। पानी वो माध्यम है जो इनके आयनों को अलग करके इन्हें सक्रिय बनाता है। इसी जलीय माध्यम के संदर्भ में स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है, जिस पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कभी भी सांद्र अम्ल यानी बहुत ही तेज, गाढ़े और बिना पानी वाले शुद्ध एसिड में सीधे पानी नहीं मिलाना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी भी चीज को पतला करने के लिए उसमें पानी डाल दो, लेकिन यहाँ ये सामान्य ज्ञान बहुत भारी पड़ सकता है। ये चेतावनी इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सांद्र अम्ल और पानी के मिलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी यानी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस प्रक्रिया में भयंकर मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे उबलते हुए
गरम तेल की कढ़ाई में अचानक पानी की कुछ बूंदें डाल देने से तेल बाहर छलकने लगता है। ठीक वैसे ही अगर गाढ़े अम्ल में अचानक पानी डाल दिया जाए तो इतनी तेज गर्मी और भाप निकलेगी कि वो अम्लीय मिश्रण उबलकर बर्तन से बाहर छलक सकता है, जिससे गंभीर रासायनिक चोट या त्वचा जल सकती है। इसके अलावा जिस कांच के बीकर या बर्तन में ये प्रयोग किया जा रहा है वो भी स्थानीय रूप से उत्पन्न हुई अत्यधिक गर्मी के कारण चटक कर टूट सकता है। इसीलिए सुरक्षा का सार्वभौमिक नियम ये है कि हमेशा पानी की अधिक मात्रा लें और उसमें अम्ल को बहुत धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। तो इस सब का क्या अर्थ है? ये जानने के लिए कि कौन सा अम्ल कितना ताकतवर है और कौन सा क्षारक कितना कमजोर, हमें पीएच स्केल को समझना होगा। श्रोताओं ने पीएच स्केल को बहुत ही सरलता से समझाया है। ये एक ऐसा पैमाना है जो 0 से लेकर 14 तक के अंकों पर आधारित है। इसे डिकोड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस स्केल के ठीक बीच में जो नंबर है वो है 7। 7 का अर्थ है उदासीन या न्यूट्रल, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा शुद्ध पेयजल। अगर किसी घोल का नंबर 7 से कम आता है तो वो चीज़ अम्लीय प्रकृति की है, और ये नंबर जितना नीचे जाएगा, जैसे 3, 2 या 1, वो अम्ल उतना ही अधिक खतरनाक और तेज होता जाएगा। इसके विपरीत अगर नंबर 7 से अधिक है तो वो चीज़ क्षारीय है, और 14 की तरफ बढ़ने पर क्षारक की ताकत बढ़ती जाती है। ये पीएच स्केल केवल प्रयोगशाला के बीकर तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव हमारे शरीर के भीतर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमारे पेट का पाचन तंत्र ही इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण करता है। इस अम्ल का पीएच स्तर काफी कम होता है, जो इसे भोजन को तोड़ने में सक्षम बनाता है, वो भी पेट को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन जब किसी दिन अधिक मसालेदार भोजन कर लिया जाए या किसी अन्य कारण से पेट में ये अम्ल अपनी तय मात्रा से बहुत ज्यादा बनने लगता है, तभी वो असहज करने वाली एसिडिटी की शुरुआत होती है। इस अतिरिक्त अम्ल के प्रभाव को शांत करने के लिए अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हल्के क्षारक, जिन्हें हम एंटासिड कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड उस बढ़े हुए अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसे बेअसर कर देते हैं और तुरंत राहत मिलती है। इसी तरह हमारे शरीर का एक और हिस्सा है जहां पीएच का स्तर बहुत मायने रखता है, और वो है हमारा मुंह। अम्ल के सामने कमजोर पड़ सकता है। जब हमारे मुंह का पीएच स्तर 5.5 से नीचे चला जाता है तो दांतों का क्षय यानी उनका सड़ना और टूटना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम मीठा या शर्करा युक्त भोजन खाते हैं। मुंह में पहले से मौजूद बैक्टीरिया उस बची हुई शर्करा को तोड़कर अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल उस कठोर इनेमल को धीरे धीरे गलाने लगता है। यही कारण है कि दंत चिकित्सक हमेशा खाना खाने के बाद क्षारीय टूथपेस्ट से दांत साफ करने की सलाह देते हैं, ताकि वो जमा हुआ अम्ल बेअसर हो सके और दांत सुरक्षित रहें। बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी तरीके से चलता है। स्रोतों में जंगलों में पाए जाने वाले नेटल नाम के पौधे का बहुत ही रोचक उदाहरण है। हाँ, इस जंगली पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे डंकनुमा बाल होते हैं। अगर जंगल में चलते हुए कोई व्यक्ति गलती से इन पत्तों को छू ले तो ये बाल एक इंजेक्शन की तरह त्वचा के भीतर मिथानोइक अम्ल छोड़ देते हैं। इस अम्ल के कारण त्वचा पर भयंकर दर्द, जलन और लाल चकत्ते हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति ने इस दर्द को देने के साथ साथ इसका अचूक इलाज भी ठीक उसी जगह पर छुपा कर रखा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जहां ये दर्दनाक नेटल का पौधा उगता है, ठीक उसी के बगल में एक और पौधा उगता है जिसे डॉग का पौधा कहते हैं। इस डॉग के पौधे की पत्तियों की प्रकृति क्षारीय होती है। अगर डंक लगी हुई त्वचा पर तुरंत डॉग की पत्ती को रगड़ लिया जाए तो उसका क्षारीय रस उस अम्लीय डंक को पूरी तरह से बेअसर कर देता है और दर्द से जादुई रूप से राहत मिल जाती है। श्रुतों की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हुए एक और विषय है जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर उदासीनीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो अंत में लवण यानी नमक का निर्माण होता है। जब हम नमक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रसोई घर में रखा साधारण सफेद नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl आता है। ये वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या इस साधारण नमक का काम सिर्फ हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाना है? श्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साधारण सा दिखने वाला नमक दुनिया भर के रासायनिक उद्योगों के लिए एक बेहद कीमती और अपरिहार्य कच्चा माल है। आखिर एक साधारण नमक से बड़े बड़े कारखाने कैसे चलते हैं?
इसे समझने के लिए हमें उस औद्योगिक प्रक्रिया को समझना होगा जिसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया या क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। इस प्रक्रिया में साधारण नमक को पानी में घोलकर एक गाढ़ा जलीय घोल तैयार किया जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। जब इस ब्राइन घोल में से बिजली यानी विद्युत धारा गुजारी जाती है तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। बिजली के प्रभाव से वो नमक का घोल टूट जाता है और 3 अलग-अलग बेहद उपयोगी चीजों का निर्माण करता है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, जो एक मजबूत क्षारक है। दूसरी है क्लोरीन गैस और तीसरी है हाइड्रोजन गैस। ये सोचना भी अद्भुत है कि नमक के पानी से बिजली गुजारने पर हमें इतनी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बड़े पैमाने पर उपयोग नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाने और कागज के कारखानों में होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने और PVC पाइप्स बनाने में किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन है और इसका उपयोग खेतों में डाली जाने वाली खाद बनाने के लिए भी होता है। औद्योगिक उपयोगों की ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। स्रोतों में बताया गया है कि इसी क्लोर एल्कली प्रक्रिया से जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उसका एक और चमत्कारिक उपयोग है। जब इस सूखी क्लोरीन गैस को सूखे बुझे हुए चूने पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर गुजारा जाता है तो एक नया यौगिक बनता है जिसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर की गंध बहुत तीखी होती है और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन के कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की लुगदी को सफ़ेद करने के लिए और शहरों में पीने के पानी को खतरनाक बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके साथ ही हमारी अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाले 2 बहुत ही आम रसायनों का मुख्य आधार भी यही साधारण नमक ही है। ये 2 रसायन हैं, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वही जादुई पाउडर है जिसका उपयोग रसोई में पकोड़ों को कुरकुरा बनाने या केक और ब्रेड को फुलाने के लिए किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब बेकिंग सोडा को भोजन में डालकर गर्म किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते हैं जो उस गूंथे हुए आटे या केक के घोल में फंस जाते हैं और उसे स्पंजी तथा मुलायम बना देते हैं। दूसरी ओर धोने का सोडा है जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कांच बनाने, साबुन उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा घरों में साफ सफाई और पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका खूब उपयोग होता है। श्रोताओं में एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की दी गई है। यह एक ऐसा नाम है जो हमने अक्सर सुना है, विशेष रूप से तब जब किसी दुर्घटना में किसी की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए जो सफेद रंग का सख्त लेप लगाते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। लेकिन इसके पीछे का रसायन क्या है? श्रोताओं के अनुसार ये जिप्सम नाम के एक पदार्थ से बनता है। जब जिप्सम को एक भट्ठी में 373 केल्विन यानी 373 के सटीक तापमान पर सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तो वो अपने भीतर मौजूद पानी के कुछ अणुओं को भाप बनाकर त्याग देता है। पानी के उड़ जाने के बाद जो सफेद पाउडर बचता है उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पाउडर की खासियत यह है कि जब डॉक्टर इसमें दोबारा पानी मिलाते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में फिर से बेहद सख्त होकर जिप्सम में बदल जाता है और हड्डी को हिलने से रोक देता है। इसका उपयोग सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सुंदर खिलौने बनाने और छतों की सजावट के लिए भी किया जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की इस पूरी प्रक्रिया में पानी के अणुओं का जो जिक्र हुआ है वो रसायन विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। विज्ञान की भाषा में इस छिपे हुए पानी को क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझा जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज सूखी दिख रही है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ लवण ऐसे होते हैं जो देखने में एकदम सूखे पाउडर या क्रिस्टल जैसे लगते हैं, लेकिन उनके रासायनिक ढांचे के बिल्कुल भीतर पानी की बूंदें या अणु गहराई से छिपे होते हैं। जैसे एक सूखे दिखने वाले स्पंज के भीतर नमी होती है। कॉपर सल्फेट इसका सबसे उत्कृष्ट और देखने में सुंदर उदाहरण है। सामान्य रूप से ये नीले रंग का एक बिल्कुल सूखा क्रिस्टल लगता है, लेकिन इसके एक अणु के भीतर पानी के 5 अणु मजबूती से बंधे होते हैं। अगर इस नीले कॉपर सल्फेट को एक परखनली में डालकर नीचे से गर्म किया जाए तो वो छिपा हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्रिस्टल का रंग नीले से उड़कर बिल्कुल सफेद हो जाता है। लेकिन रसायन विज्ञान का असली जादू तब दिखता है
जब उस सफेद हो चुके सूखे पाउडर पर वापस पानी की केवल 2-3 बूंदें डाली जाती हैं, उसका वो शानदार नीला रंग तुरंत लौट आता है। ये प्रमाणित करता है कि रसायन जो बाहर से सूखे दिखते हैं वो भी अपने भीतर जल को समेटे रख सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के धागों को अगर हम एक साथ समेटें तो इस विस्तृत विश्लेषण से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अम्ल, क्षारक और लवण सिर्फ विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में छपे हुए बोरिंग फॉर्मूला या प्रयोगशाला के कांच के बीकरों में बंद रंगीन तरल पदार्थ नहीं हैं। ये वो अदृश्य और शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से को खामोशी से नियंत्रित कर रही हैं। हमारे पेट के भीतर उस भारी भोजन को पचाने से लेकर हमारे दांतों के एनेमल को सड़ने से बचाने तक, हमारे सफेद कपड़ों के दाग मिटाने वाले साबुन से लेकर टूटी हुई हड्डियां को जोड़ने वाले प्लास्टर तक, हर एक जगह इन्हीं रसायनों का राज है। और यहाँ तक कि औद्योगिक कारखानों में बनने वाले हजारों महत्वपूर्ण उत्पादों तक में भी इनका ही इस्तेमाल होता है। ये जानना कि नमक का एक छोटा सा दाना सिर्फ हमारे भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि एक पूरी रासायनिक क्रांति का जनक हो सकता है, वास्तव में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हमने गहराई से ये समझा कि कैसे साधारण हल्दी और प्याज जैसे प्राकृतिक सूचक बिना किसी भारी भरकम आधुनिक मशीन के हमें रसायनों की जटिल पहचान कराते हैं। हमने देखा कि कैसे धातुओं और कार्बोनेट्स के साथ अम्लों की प्रतिक्रियाएं नई गैसें पैदा करती हैं और लवण बनाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि कैसे पीएच का एक छोटा सा 0 से 14 तक का स्केल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तक सब कुछ तय करता है। रसायन विज्ञान कोई अलग थलग विषय नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जिसमें प्रकृति हमसे बात करती है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे, जिस पर एकांत में विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। जरा प्रकृति के इस अत्यंत रहस्यमयी और सटीक संतुलन के बारे में सोचें। जंगलों में स्वतंत्र रूप से उगने वाला जंगली नेटल का पौधा, जो अपनी पत्तियों के दंग से त्वचा में एक बेहद दर्दनाक एसिड छोड़ता है, उसका सटीक और क्षारीय इलाज यानी डॉक्स का पौधा, प्रकृति हमेशा उसी के ठीक बगल में क्यों उगाती है? क्या ये सिर्फ एक विकासवादी संयोग है या एक इत्तेफाक है, या फिर प्रकृति अपनी हर समस्या का समाधान, अपनी पैदा की गई हर उलझन का जवाब उसके बिल्कुल करीब ही रखती है और बस हमें ध्यान से देखकर उसके रासायनिक संकेतों को समझने की जरूरत है? इस गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। ज्ञान को समझने और उसे अपने आसपास खोजने की ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी।